हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमिस्ट्री विद अनुराग में। बच्चों, क्लास 11th एंड 12th के लिए हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में लास्ट क्लास तक हमने मार्कोनिकॉव रूल पढ़ा था, जिसमें हमने ये देखा था कि किसी असिमेट्रिकल एल्कीन पर यानी कि असममित एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन कैसे होगा। आज हमको ये समझना है कि उसी असिमेट्रिकल एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन तब कैसे होता है जब हम किसी ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की प्रेजेंस लेते हैं और सनलाइट के एक्सपोजर में रिएक्शन कराते हैं, यानी कि सूर्य के प्रकाश व कार्बनिक पेरोक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन हैलाइडों का योग किस ढंग से असममित एल्कीन पर होता है, ये चीज हमें समझना है। आपसे हमने ये डिस्कस किया था कि जब पेरोक्साइड और सनलाइट की प्रेजेंस होती है तो मार्कोनिकॉफ रूल का ठीक अपोजिट होता है, और जिसको हम नाम देते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या खरास इफेक्ट या फिर पेरोक्साइड इफेक्ट, खरास रूल या फिर पेरोक्साइड इफेक्ट। तो आज हमें डिस्कस करना है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, या जिसको हम नाम देते हैं खराश रूल, या जिसको नाम देते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट। पेरोक्साइड इफेक्ट हिंदी एंटी मार्कोनिकॉफ नियम, मार्कोनिकॉफ रूल मार्कोनिकॉफ साहब ने दिया था, इसको एमएस खरास ने दिया था, एमएस खरास। तो इसको खरास नियम भी बोलते हैं, और पेरोक्साइड के उपस्थिति में होता है इसलिए इसको पेरोक्साइड प्रभाव का भी नाम दिया जाता है। बाकी खरास रूल मैं हेडिंग नहीं डाल रहा हूं, पेरोक्साइड प्रभाव। आपने देखा था कि हमने जब कोई असिमेट्रिकल एल्कीन ली, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये था प्रोप 1 इन या प्रोपीन 1, इस पर से दैट आपने HBr का एडिशन कराया तो आपको दो प्रोडक्ट मान लो मिल रहे थे, एक CH3 CHBr CH3 और सेकेंड क्या मिल रहा था CH3 CH2 CH2Br, 2 ब्रोमोप्रोपेन एंड 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो यहाँ पे ये मेजर था, ये माइनर था मार्कोनिकॉफ के ढंग से। यहाँ कुछ पेरोक्साइड वगैरह नहीं लिया गया है तो ये मुख्य उत्पाद होगा, ये गौड़ होगा। बट अगर हम यहाँ पर बेंजोइल पेरोक्साइड या कोई अदर ऑर्गेनिक पेरोक्साइड ले लें, C6H5CO होल ट्वाइस O2 और सनलाइट का एक्सपोजर दें तो ये माइनर हो जाएगा, ये गौड़ हो जाएगा, और ये मेजर हो जाएगा। जो 1 ब्रोमोप्रोपेन है ये मेजर हो जाएगा, मुख्य उत्पाद हो जाएगा। तो अब मुख्य उत्पाद किससे मिला? एक डबल बॉन्डेड कार्बन में इस पे सिंगल हाइड्रोजन है और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, और मेजर कब मिल रहा है? जब 2 हाइड्रोजन वाले पे ब्रोमीन गया। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग व्हेन हाइड्रोजन हैलाइड इज एडेड टू एन asymmetrical alkene in the presence of sunlight and organic peroxide, then the major product is formed by addition of halogen group on that double bonded carbon atom which consists higher number of hydrogen, more number of hydrogen। ये चीज मतलब जब हम हाइड्रोजन हैलाइड का योग किसी असममित एल्कीन पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति और कार्बनिक पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं तो मुख्य उत्पाद देने के लिए हैलोजन समूह उस द्विबंधित कार्बन परमाणु पर जाता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या ज्यादा होती है। मार्कोनिकॉफ में कम वाले पे जाता था, यहां क्या होगा? ज्यादा वाले पे जाने वाला है। बस ये सिंपल सी चीज है, इसकी मैकेनिज्म हम समझ लेते हैं। आपने जब मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ा तो वो एक हेट्रोलिसिस मैकेनिज्म थी, विषम विदलन के जरिए हुआ था, और उसमें जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बने थे वो थे कार्बोकैटायन या कार्बधनायन। यहां पर होमोलिसिस मैकेनिज्म होगी, समविदलन होगा। आपको ये बताना बाकी नहीं है, आपने समझा था कि जब सनलाइट और पेरोक्साइड वगैरह होते हैं तभी जाके समविदलन होता है या होमोलिसिस होती है।
तो नो डाउट ये मैकेनिज्म कैसी होगी, होमोलिसिस के अकॉर्डिंग आगे बढ़ने वाली है, होमोलिसिस के हिसाब से हम आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ पर जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होंगे वो फ्री रेडिकल होंगे, मुक्त मूलक होंगे। कार्बन फ्री रेडिकल या कार्बन मुक्त मूलकों की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे इस मैकेनिज्म में। तो चलिए हम इसकी मैकेनिज्म लिख लेते हैं। 3 स्टेप की ही मैकेनिज्म ये भी होगी। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या खरास रूल या पेरोक्साइड इफेक्ट की मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं। मैकेनिज्म या जिसको आप हिंदी में बोलते हो क्रियाविधि लिख देंगे। इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स, यह निम्न पदों में पूर्ण होती है। ठीक, तो ये स्टेप फर्स्ट, होमोलिसिस ऑफ बॉन्ड्स, होमोलिसिस ऑफ बॉन्ड्स, बंधों का समविदलन, बंधों का समविदलन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन हैलाइड का ही होमोलिसिस हो जाए, आधा आधा एरो, हाफ हाफ एरो, मतलब एक जो डबल इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन पेयर था, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया हाइड्रोजन और ब्रोमीन के बीच में। नो डाउट यहाँ सनलाइट देनी है, तो ये HNBr। ऐसे ही एल्कीन मॉलिक्यूल में लिसिस करा दीजिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ भी H न्यू, जहां जहां होमोलिसिस करानी है। ये पाई बॉन्ड टूट गया यहाँ का, आ गया CH3 CH CH2। अभी इसको आप फ्री रेडिकल मत समझ लीजिएगा, अभी ये डबल इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है। ठीक, पेरोक्साइड में भी क्लीवेज होगा। बेंजोइल पेरोक्साइड हमने लिया था C6H5CO O2 C6H5CO, आपने यही लिखा था ना, C6H5CO होल ट्वाइस एंड O2। यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड का क्लीवेज होगा। H न्यू के प्रेजेंस में क्या होगा? 2 मोल्स C6H5CO, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा, यहीं से डबल पार्ट यही बन गया है। ठीक, अब क्या होगा, इसमें फर्दर एक क्लीवेज होगी C6H5CO एंड इलेक्ट्रॉन। क्लियर? और ये जो हाइड्रोजन है, यहां से एक हाइड्रोजन आने वाला है, यहां पर हाइड्रोजन फ्री रेडिकल अटैक करेगा H न्यू के प्रेजेंस में। ये यहां, ये यहां, ये C6H5 बना, फेनिल फ्री रेडिकल, उस पे H अटैक कर जाता है, तो ये क्या बन गया? C6H6 बेंजीन। लास्ट में ये हाइड्रोजन हम रिकवर कर लेंगे। और यहां पे क्या बना? एक इलेक्ट्रॉन यहां था, एक इलेक्ट्रॉन यहां से आया, डबल बॉन्ड बन गया, तो साथ में बन गया CO2, बेंजीन एंड CO2। ये एक काम खत्म हो गया। पहला स्टेप फॉर्मेशन ऑफ होमोलिसिस ऑफ बॉन्ड्स हो गया। स्टेप सेकेंड होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन मुक्त मूलक का बनना, मुक्त मूलकों का बनना। 2 यहां पर भी बनेंगे। अब यहां पर ये जो स्पीसीज आप देख रहे हो, इससे बनने वाला है CH3 CH इलेक्ट्रॉन CH2 इलेक्ट्रॉन, CH3 CH CH2। यहां ब्रोमीन अटैक करेगा, ब्रोमीन फ्री रेडिकल या हैलोजन फ्री रेडिकल जो रहेगा वो अटैक करने वाला है। यहां 2 बार हमने क्यों बनाया? क्योंकि यहां 2 पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो ये टर्मिनल पर ही अटैक कर जाए, तो हमको मिलेगा CH3 CH CH2Br। और अगर ये बीच में अटैक करेगा, सेंटर वाले कार्बन पे, मिडिल कार्बन पे, CH3 CH, यहां Br लगा हुआ है, और ये CH2। भाई अब इसकी डिग्री देख लेते हैं।
यहाँ ये फंक्शनल कार्बन रहा क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इधर एक कार्बन इधर एक कार्बन, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 2 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल। और इनकी डिग्री क्या हो गई, बीच वाले कार्बन पे तो ब्रोमीन आ गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो ये फंक्शनल कार्बन हुआ इनका, इससे ये सिंगल कार्बन से अटैच्ड है, तो ये 1 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल हो गया। आपको याद होगा कि कार्बन फ्री रेडिकल एंड कार्बोकैटायन डिग्री जितनी ज्यादा होती है वो मोर स्टेबल होते हैं, और डिग्री जितनी कम वो लेस स्टेबल। तो ये हो गया मोर स्टेबल और ये हो गए लेस स्टेबल। क्लियर? इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए मैकेनिज्म की। लास्ट स्टेप में होगा प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टेप। अब ये यही दोनों हमारे पास फ्री रेडिकल्स हैं, इन पे हाइड्रोजन अटैक कर जाएगा, और हाइड्रोजन आएगा कहां से, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा था, बेंजीन बना था, तो बेंजीन से फर्दर हाइड्रोजन रिकवर होगा और इन पे आके अटैक कर जाएगा, काम खत्म। लास्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। स्टेप थर्ड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, उत्पाद का बनना, उत्पाद का बनना। प्रोडक्ट कब बनेगा, हाइड्रोजन के अटैक से, और मेजर प्रोडक्ट मोर स्टेबल कार्बन फ्री रेडिकल से, माइनर प्रोडक्ट लेस स्टेबल कार्बन फ्री रेडिकल से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये C6H6 जो बीच में बना था बेंजीन, इसको H न्यू के प्रेजेंस में C6H5 और ये H इलेक्ट्रॉन, बस यही रोल था पेरोक्साइड का कि इसने इस हाइड्रोजन को ट्रैप कर लिया था, लास्ट स्टेप में फ्री कर देता है। अब जो 1 डिग्री फ्री रेडिकल मिली थी CH3 at 2 डिग्री CH2Br, इस पर ये हाइड्रोजन अटैक करेगा, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल यहां अटैक करेगा, बनेगा CH3 CH2 CH2Br, ये हो गया 1 ब्रोमोप्रोपेन। ये मोर स्टेबल कार्बन फ्री रेडिकल था, तो ये जो प्रोडक्ट मिला वो मेजर हो गया, ये मुख्य उत्पाद हो गया। और क्या होने वाला है, अगर हम 2 डिग्री वाला ये 2 डिग्री से बनाया हमने मेजर प्रोडक्ट, 1 डिग्री वाले से देखते हैं CH3 CHBr CH2, भाई यहाँ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये केवल एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल हुआ। ये अगर हाइड्रोजन से जुड़ेगा, हाइड्रोजन इस पर अटैक करेगा, यहाँ सनलाइट नहीं दिखानी है, जहां बॉन्ड की लिसिस हो वहीं केवल सनलाइट दिखानी है, ठीक। तो ये हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, ये मिला CH3 CHBr CH3, ये हो गया 2 ब्रोमोप्रोपेन, और ये माइनर हो गया यहाँ पे। क्यों माइनर हुआ, क्योंकि ये लेस स्टेबल वाले से बन रहा है, ये लेस स्टेबल है, और ये क्या था, मोर स्टेबल था, मुख्य ज्यादा स्थायी था, जो ज्यादा स्थायी है उससे मेजर, जो कम स्थायी है उससे माइनर, गौड़ उत्पाद मिल गया। और ये हो गई कंप्लीट एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की मैकेनिज्म, काम खत्म। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना डालेंगे। तो हम लोगों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा, जो 11th के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, आपके 12th के लिए हेलो एल्केन हेलो एरीन वाले सेक्शन में। अब है क्या आगे का प्लान, आप सुन लीजिए। हम लोग इसके बाद एल्काइंस पढ़ेंगे, मतलब एसिटिलीन का एग्जांपल लेके एल्काइन पढ़ेंगे, और फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में बेंजीन एंड टॉलुइन पढ़ने के बाद मैं 12th के सिलेबस में आ जाऊंगा। 12th के सिलेबस में हम लोग हेलो एल्केन हेलो एरीन से ऑर्गेनिक शुरू करेंगे, और साथ में हम पैरेलल नेम रिएक्शंस बताते हुए चलेंगे, और तब तक कुछ और हम लोग करीब हो चुके रहेंगे जनवरी के। तो कहीं ना कहीं हम तेजी से खींचेंगे 12th के सिलेबस को, जिससे बोर्ड के बच्चों का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। लेकिन इनको पढ़ लेना इसलिए जरूरी था कि हो सकता है आपने ना पढ़ा हो इन चीजों को, जो 12th के बच्चे हैं, और ये फंडामेंटल जब तैयार नहीं रहता है तो आप कितना भी पढ़ लेते हैं अपने सिलेबस को, वो फ्रूटफुल नहीं रह जाता है बेटा। ये पढ़ने के बाद, ये सारे टॉपिक्स पढ़ने के बाद, जैसे आप पढ़ने चले गए 12th, आप बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन कैसे कर पाएंगे अगर आपने टॉलुइन और बेंजीन की रिएक्शन नहीं देखा था। तो आपको
ये फंडामेंटल वाली चीज़ें जिसको आप जीओसी एंड हाइड्रोकार्बन वगैरह में समझते हैं, ये चीज़ें अगर आप नहीं समझे हुए हैं तो आगे बहुत दिक्कत आने वाली है। और इसको समझ लिया तो ऑर्गेनिक एकदम चुटकियों का खेल हो जाता है बेटा। तो बने रहिए, इन चीज़ों को अच्छे से प्रॉपर नोट्स वाइज आप आगे बढ़िए। और वीडियोस अच्छे लगते हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो आपने तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम बने रहें एक दूसरे के साथ। थैंक यू बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट।